अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, आखिर इतने सारे देश अगर अखंड भारत का हिस्सा थे तो ये अखंड भारत से आखिर कैसे अलग हुए? जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम देश आखिर हिंदुस्तान का कब हिस्सा बने और कैसे अलग हुए? इन सब के अलावा क्या कभी तिब्बत और ईरान भी अखंड भारत का हिस्सा थे या नहीं? चलिए जानते हैं सच क्या है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2200 साल पहले। इस वक्त इंडिया जैसा कोई भी देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बल्कि छोटे मोटे राजा अपने अपने इलाके में राज कर रहे थे। इसी वक्त के बीच में मौर्यन एम्पायर के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी और देखते ही देखते अपने समय में अच्छा खासा एक्सपेंशन किया। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर मौर्यन एम्पायर के पहले राजा नहीं, बल्कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट है। अशोक पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। देखते ही देखते अशोक ने 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया। अशोक ने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अशोक की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी जिसे लोग आज कलिंगा वार के नाम से जानते हैं। यह अशोक की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग नहीं, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंगों में से एक थी। इस जंग में करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। यह जंग जिस जगह पर लड़ी जा रही थी उसके पास में एक नदी काफी सारे दिनों तक खून से लाल रही थी। हर जंग की तरह इस जंग को भी अशोक ने जीत लिया था। जंग जीतने के बाद जब अशोक जंग के मैदान में गया तो वहां पर उसने बहुत सारे यतीम बच्चों को रोते हुए देखा, बहुत सारी बेवा औरतों को रोते हुए देखा और बहुत सारे माँ बाप को अपने बेटों की लाशों को ढूंढते हुए देखा, जिसके बाद अशोक के दिल में रहम आ गया और उसने कभी भी जंग ना लड़ने का फैसला किया और उसने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। दोस्तों, अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो और चौलास की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चौलास ने ही साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया का हिस्सा बनाया था। 9वीं सदी में एक छोटा सा कावेरी नदी के पास एम्पायर हुआ करता था जिसे लोग चौलन एम्पायर के नाम से जानते थे। लेकिन राजा चौल्या ने पूरे साउथ ईस्ट इंडिया को चौलन एम्पायर का हिस्सा बना लिया। देखते ही देखते श्रीलंका, मालदीव्स, लक्षद्वीप, इन तमाम इलाकों को चौलन एम्पायर ने। अब चौलास की सबसे ज्यादा पावरफुल बात थी उनकी नेवी। चौलास के पास जो नेवी थी उस वक्त की दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल नेवीज में से एक नेवी थी। इसी नेवी के दम पर चौलास ने एक एक कर अलग अलग देशों पर कब्जा किया, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया। चौलास ने अपने वक्त में एक बहुत बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन हर एक एम्पायर का एक शुरुआती दौर होता है और एक पीक आता है और एक एंड आ जाता है। इसी तरीके से चौलास के साथ भी हुआ था। 200-250 साल तक इन तमाम इलाकों पर राज करने के बाद धीरे धीरे चौलन एम्पायर कमजोर होने लगा और एक एक कर इन तमाम इलाकों को चौलास अपने हाथ से गवाते चले गए और वो सिर्फ साउथ इंडिया और श्रीलंका तक सीमित लगे। लेकिन धीरे धीरे पूरा का पूरा चौलन एम्पायर भी एक दिन खत्म हो गया। इसके बावजूद भी श्रीलंका काफी लंबे समय तक इंडिया का ही हिस्सा रहा। साउथ ईस्ट एशिया तो इंडिया से उसी वक्त अलग हो गया था, लेकिन श्रीलंका काफी लंबे समय तक इंडिया का ही पार्ट बना रहा। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है 18वीं सदी में। यह वही वक्त था जब अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी ताकत को मजबूत कर रहे थे। इसी वक्त बर्मा हिंदुस्तान का हिस्सा बना। दोस्तों, बर्मा का राजा लगातार एक्सपेंशन करना चाहता था। इसी के चक्कर में बर्मा थाईलैंड और कंबोडिया से जंग हारकर समझौता कर बैठा था। उसकी नजर नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर पड़ी। उस वक्त नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर पहले से ही अंग्रेजों का कब्जा था। बर्मा और अंग्रेजों के बीच में एक जबरदस्त जंग हुई जिसमें अंग्रेज जीत गए और बर्मा को भी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बना लिया। ईरान को कुछ लोग आर्यवर्ता समाज से जोड़कर अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट बताते हैं, लेकिन ईरान का पुराना नाम पर्शिया हुआ करता था। पर्शिया कभी भी अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा नहीं था। हालांकि पर्शिया और इंडिया के बीच में काफी अच्छा ट्रेड रिलेशन हुआ करता था। तिब्बत, चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्ट्रेट का काम करता था और ओल्ड सिल्क रूट से आने जाने का एक रास्ता हुआ करता था। इंडिया के किसी भी राजा का तिब्बत पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा, किसी भी एक अकेले राजा ने अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक कभी भी राज नहीं किया। अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग जगहों पर राज किया था। चौलन एम्पायर के खत्म होते ही साउथ ईस्ट एशिया भी हिंदुस्तान से अलग हो गया। 17वीं सदी में श्रीलंका पर पोर्चुगीज ने कब्जा कर लिया और श्रीलंका भी हिंदुस्तान से अलग हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत में अफगानिस्तान भी इंडिया से अलग हो गया। 18वीं सदी के बाद पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अंग्रेजों ने एक एक कर इंडिया के टुकड़े किए। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे।
इसी के चलते नेपाल ने एक अलग देश का स्टेटस की मांग की, जिसके बदले अंग्रेजों ने नेपाल को एक अलग देश का स्टेटस दिया। पूरे इंडिया में आजादी के मांग के चलते ठीक इंडिया के आजाद होने के 10 साल पहले बर्मा को भी हिंदुस्तान से अलग कर दिया। बर्मा जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह को अंग्रेज अपनी हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। 1937 में बर्मा को एक अलग देश का दर्जा देकर उसे हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया। 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के 3 अलग अलग टुकड़े हुए, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया। पूर्वी पाकिस्तान आगे जाकर बांग्लादेश के रूप में उभर कर एक और दूसरा एक नया देश बना। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद भी अगर इंडिया चाहता तो भूटान को अपने ही देश का हिस्सा बना सकता था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज खराब ना हो, इस वजह से इंडिया ने ही भूटान को एक अलग देश का दर्जा दिया और उसे एक अलग देश के रूप में दुनिया भर में पहचान बनाने में इंडिया ने ही मदद की। लेकिन आज भी इंडिया के इतने सारे टुकड़े होने के बावजूद भी इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये तो पूरी कहानी थी अखंड भारत की, लेकिन हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। क्या आज के समय में अखंड भारत जैसा कुछ भी बनाना पॉसिबल है? तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।